अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज जो हमने टॉपिक कवर करना है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, और ये सीरीज़ है हमारी फ्रॉम न्यू बुक बायोलॉजी। सेकेंड ईयर की जो नई बुक आई है सिंध की, उसके अकॉर्डिंग हम लेक्चर्स अपने कंप्लीट कर रहे हैं। और आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, और ऑस्मो रेगुलेशन से रिलेटेड मैं आज सब कुछ कवर कराऊंगा। एक लंबा लेक्चर होगा बट इट विल कवर ईच एंड एवरीथिंग फॉर एमडीकेट एज वेल एज फॉर योर इंटर एग्जाम्स। तो व्हाट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन? देखो, एक ऑर्गेनिज्म है, हमने कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल इन्वायरमेंट होती है, ठीक है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट होती है उसमें सेल्स भी हैं, ठीक है। उन सेल्स के अंदर कुछ फ्लूइड भी तो मौजूद होता है ना, कुछ पानी भी होता है, कुछ ब्लड भी होता है। उस आपके जो वाटर के अंदर जो फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं उसको, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। टिश्यू फ्लूइड होता है, उसके अंदर वाटर होता है, डिफरेंट आयंस वगैरह होते हैं। तो ये जो वाटर और आयंस हैं आपकी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो होम्योस्टेसिस क्या होता है कि आप बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हो। होम्योस्टेसिस का एक पार्ट है ऑस्मो रेगुलेशन। और हाउ वुड यू डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर और मिनरल को मेंटेन करने की कोशिश करती है। अप्रोप्रिएट का मतलब एक नॉर्मल रेंज के अंदर, ठीक है। तो हाउ वुड यू डिफाइन ऑस्मो रेगुलेशन? ऑस्मो रेगुलेशन इज अ फिनोमेना इन विच ऑर्गेनिजम्स tries to maintain appropriate amount of water and mineral in its body to perform vital function। अब देखो, एक नॉर्मल रेंज के अंदर वाटर का और मिनरल्स का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक सेल है, अब यहाँ पर एक पानी मौजूद है। अगर इस सेल के अंदर पानी जाना शुरू हो जाए और इस सेल के अंदर पानी इतना ज़्यादा हो जाए कि ये सेल बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, तो फिर से नुकसान क्या होगा कि सेल स्वेल होगा, सूजन होगी, स्वेल होगा, स्वेल होने के बाद बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा और सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अगर बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाटर हो जाएगा, तो उसका नुकसान ये है कि सेल बर्स्ट हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा पानी निकल जाएगा इसमें से, इसको कहते हैं पानी का निकलना जो है, इसको कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। पानी का अंदर आना कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। कैसे? मतलब पानी अंदर आएगा, पानी अंदर आने की वजह से सेल स्वेल होगा, सेल स्वेल होने के बाद सेल फट जाएगा, इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। लेकिन पानी अंदर आए और पानी अंदर ना आए, बल्कि पानी सेल के अंदर से बाहर निकले। जब पानी अंदर से बाहर निकलेगा तो क्या होगा? पानी कम होता जाएगा सेल के अंदर। जब पानी सेल के अंदर कम होता जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी, सेल को पानी की कमी हो जाएगी, और उससे क्या होगा? सेल श्रिंक कर जाएगा, सेल पतला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। तो ये होगा कि अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो नुकसान क्या है? सेल फट जाएगा, अगर कम हो जाए तो सेल श्रिंक हो जाएगा। दोनों नुकसानदेह हैं बॉडी के सर्वाइवल के लिए। तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? वो प्रोसेस जिसके जरिए ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर कांस्टेंट वाटर को और मिनरल को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उसको ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब दो तरह के एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स यानी कि इंसान भी उसके अंदर आएगा। एक ऑस्मो कन्फर्मर्स होता है, एक ऑस्मो रेगुलेटर होता है। ऑस्मो कन्फर्मर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई ये जानवर है, चलो सेल लगा लो, कोई एक कीड़ा है फॉर एग्जांपल, और ये पानी के अंदर मौजूद है। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर का जो इन्वायरमेंट, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना पानी है और इस ऑर्गेनिज्म के बाहर जितना पानी है, बाहर यानी कि अगर वो समंदर में रहते तो समंदर के पानी के अंदर जितना नमक है, जितनी गंदगी वगैरह है, जितना वेस्ट है वो, और इसके अंदर जो वाटर मौजूद है, उस वाटर की जो कंसनट्रेशन है, लाइक वो वाटर कैसा है, प्योर है, इम्प्योर है, वो बिल्कुल ना बाहर वाले की तरह होगा। सो वो ऑर्गेनिज्म जिनका इंटरनल बॉडी सॉल्यूट कंपोजिशन, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनका सेल का अंदर वाला कंपोजिशन, सेल के अंदर की चीज़ें बिल्कुल सेम है एज लाइक वो जो उनकी इन्वायरमेंट में मौजूद है, इन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। और ऑस्मो कन्फर्मर्स का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, यानी इंटरनल बॉडी के सॉल्यूट की कंपोजिशन, सॉल्यूट क्या होता है? सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट होते हैं कि उसके अंदर कितने सोडियम वगैरह हैं, कितना नमक है, NaCl है, कितने पोटेशियम आयन है, कितने कैल्शियम आयन है, कितने मैग्नीशियम आयन है। तो सारे आयन जो होते हैं वो एक बॉडी के सॉल्यूट की कंपोजिशन बनाते हैं। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स वो एनिमल्स होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका बॉडी के अंदर वाला सॉल्यूट का कंपोजिशन इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि उनका होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब यही है कि अंदर वाली चीज़ जो इंटरनल बॉडी कंडीशन है इट इज़ सेम एज लाइक एक्सटर्नल। तो अगर इंटरनल और एक्सटर्नल की कंपोजिशन, सॉल्यूट कंपोजिशन सेम है तो हम कहेंगे कि दोनों आपस में आइसोटोनिक हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, टोन का मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो अंदर जितने भी सोडियम क्लोराइड वगैरह के आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन और जो ऑर्गेनिज्म के बाहर मौजूद है उनकी कंसंट्रेशन सेम है, तो हम कहते हैं दे आर आइसोटोनिक टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स का इंटरनल जो कंपोजिशन होता है इट इज़ आइसोटोनिक।
जितना बाहर का है उतना अंदर का है। यानी अगर बाहर ज़्यादा नमक चला जाएगा तो इनकी बॉडी के अंदर भी ज़्यादा नमक हो जाएगा, बाहर अगर ज़्यादा यूरिया हो जाएगा तो इनकी बॉडी के अंदर भी ज़्यादा यूरिया हो जाएगा। ये है ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या है? ऑस्मो रेगुलेटर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो एक कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं। इसका क्या मतलब है? यानी कि इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो बाहर वाले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड ही नहीं करता। फॉर एग्जांपल ये एक ऑस्मो रेगुलेटर है, तो अगर बाहर पानी के अंदर ज़्यादा गंदगी हो जाए, ज़्यादा यूरिया जमा हो जाए, बाहर ज़्यादा नमकीन पानी हो जाए, तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये बोलते हैं कि बाहर नमकीन है तो होता रहे, हम अपने अंदर जितना बाहर नमक आया है उतना अंदर नहीं आने देंगे, हम अपना जो भी हमारा एक इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करेंगे, इसको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ऑस्मो रेगुलेटर्स को रेगुलेटर्स कहते ही इसीलिए कि जो अपनी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ना, जो इंटरनल ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट है, उसे मेंटेन रखते हैं, उसे कांस्टेंट रखते हैं, उसे चेंज नहीं होने देते अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऑस्मो कन्फर्मर्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरह कर लेते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरह नहीं होने देते, बल्कि जो उनका कांस्टेंट एक नॉर्मल रेंज के अंदर है उसको मेंटेन करते हैं। जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं इसमें ज़्यादातर मरीन वाले जानवर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें एक्सेप्शन भी होती हैं, तो ज़्यादातर जो मरीन वाले हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। यानी कि जितना बाहर इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में नमक होता है उतना उनकी बॉडी के अंदर होता है, उतने। यानी कि ऐसी फिशेज़ जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होंगे ना, कुछ ऐसी फिशेज़ होती हैं, तो ऐसी फिशेज़ जो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं उनके अंदर का इन्वायरमेंट और बाहर का इन्वायरमेंट दोनों का सॉल्यूट कंपोजिशन सेम होता है। ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या होते हैं? इनमें मरीन वाले तो आ ही जाते हैं, यानी कि समुद्रों वाले, इसके साथ साथ फ्रेश वाटर वाले भी आते हैं और टेरेस्ट्रियल भी। टेरेस्ट्रियल क्या है? वो जो एक ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है। और ऑस्मो कन्फर्मर्स जो हैं दे कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सॉलिडिटीज़, यानी कि अगर बाहर नमक जितना भी ज़्यादा बढ़ता जाए, ये भी अपने अंदर उतना नमक बढ़ाते जाएंगे, बट इनकी बॉडी में ज़्यादा नमक होने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इंसान की बात करें, अगर हमारे अंदर नमक ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी स्वेल हो जाएगी, सूज जाएगी, हमें एडिमा हो जाएगा। एडिमा क्या होता है? खैर मैंने लफ्ज़ का जिक्र कर दिया तो बता दूँ कि एडिमा ये होता है कि आपकी टांगें स्वेल कर जाएँ। कहते हैं ना कि टांगों में पानी जमा हो गया है और स्वेल कर जाती है, तो इसको कहते हैं एडिमा। आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर आपके सेल के बाहर पानी ज़्यादा जमा हो जाए, इसको एडिमा कहते हैं। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स जो हैं दे कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सॉलिडिटीज़, लेकिन जो ऑस्मो रेगुलेटर हैं उनकी एक नैरो रेंज होती है, उस नैरो रेंज ऑफ सॉलिडिटीज़ के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स की। ये जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं उन्हें कौन से मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है, ठीक है। कह रहे हैं फ्रेश वाटर एनिमल हैव एन एक्सटर्नल, जो फ्रेश वाटर होते हैं, अच्छा फ्रेश वाटर एनिमल कौन से? वो एनिमल जो कि मीठे पानी में रहते हैं। मीठे पानी से मुराद ये है कि बाहर का पानी प्योर है। अब ये फ्रेश वाटर का मतलब आप ये समझ लो, जब भी फ्रेश वाटर की बात आएगी ना, तो यानी कि जो बाहर वाली चीज़ है वो हाइपोटोनिक है। क्या है? हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि यार उसके अंदर ना जो सॉल्ट वगैरह है, क्लोरीन सॉल्ट है, नमक वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, जितने भी आयन्स हैं उसके पास कम है, ठीक है। और इसका कॉन्सेप्ट यार आपको देना ज़रूरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई गेस मुझे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, मैं बताता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है? मैं यहाँ बहुत ज़्यादा रफ़ करने जा रहा हूँ, फिर इसको मैं इंशाल्लाह रेज़ कर दूँगा। तो एक चीज़ होती है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्या थी? आइसोटोनिक में हमने पढ़ा कि जो अंदर की सॉल्यूट की कंपोजिशन है वही बाहर की सॉल्यूट कंपोजिशन है। यानी अंदर जितने भी, यानी कि अंदर अगर 100 ml पानी है ना और बाहर भी 100 ml पानी है, तो इस 100 ml पानी के अंदर अगर 5 नमक के टुकड़े हैं, यहाँ भी 5 हों, तो यहाँ भी अगर 100 ml के अंदर 5 नमक के टुकड़े हैं, यहाँ भी 100 ml के अंदर 5 नमक के टुकड़े हैं, या 5 सोडियम आयन है और यहाँ पे 5 सोडियम आयन है, तो हम कहेंगे दोनों के सॉल्यूट की कंपोजिशन सेम है। तो दोनों का जो सॉल्यूट है वो इक्वल क्वांटिटी में मौजूद है, यानी कि उनकी जो कंसंट्रेशन है दोनों की सेम है, तो ये होती है आइसोटोनिक। अब होती है कि हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है? हाइपो का मतलब होता है कम, यानी कि अब दो मेरे पास हैं। अच्छा, जब भी हम इसकी बात करते हैं ना हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक की, हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं। अब दो हैं, अब एक ये चीज़ है और एक ये चीज़ है। अब होगा क्या? यहाँ भी 100 ml वाटर है, यहाँ भी 100 ml वाटर है। हाइपोटोनिक ये होगा कि अगर इस 100 ml के अंदर 2 नमक के टुकड़े हैं, या 2 सोडियम आयन है, 2 पोटेशियम आयन है, 2 यूरिया हैं, कुछ भी 2 चीज़ है, यानी कि जो चीज़ डिज़ोल्व होती है वो 2 है, लेकिन इस 100 के अंदर जो चीज़ें डिज़ोल्व हैं वो 50 हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा ये चीज़ हाइपोटोनिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्यूट की कंपोजिशन है, वो सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है या कंपोजिशन कह लूँ, वो लेस है एज़ कम्पेयर टू अदर। तो ऐसा एक इन्वायरमेंट जहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू अदर इन्वायरमेंट, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट, यानी कि ये वाला इन्वायरमेंट जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सॉल्यूट की कंपोजिशन इज़ लेस देन द दूसरा वाला इन्वायरमेंट, इसको हम
हाइपरटोनिक कहते हैं, और इसको मैं हाइपरटोनिक कहूँगा इसके मुकाबले में। क्यों? क्योंकि इसके मुकाबले में इसके अंदर नमक वगैरह ज़्यादा है, सॉल्ट वगैरह ज़्यादा है, गंदगी वगैरह ज़्यादा है। ये बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं इससे होता क्या है। यार जो चीज़ अब हम पढ़ते हैं छोटी क्लासों में, बल्कि फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि वहाँ एक पानी के अंदर एक एबिलिटी होती है कि डिफ्यूजन की, एक होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे होती है कि हमेशा चीज़ वहाँ से उस तरफ जाती है जहाँ पर कम हो। यानी कि अगर अब देखो हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक में 100 पानी के अंदर 2 चीज़ें डिसॉल्व हैं, और यहाँ पर 100 पानी के अंदर 50 चीज़ें डिसॉल्व हैं। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर पानी ज़्यादा फ्री है ना इसके मुकाबले में, पानी ज़्यादा फ्री है इसके मुकाबले में। तो वाटर क्या करेगा, जो हाइपरटोनिक के अंदर ना हमेशा वाटर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरी चीज़, तो वाटर हमेशा फ्लो करता है हाइपरटोनिक वाली जगह से हाइपरटोनिक वाली जगह पर। क्या? वाटर हमेशा फ्लो करता है हाइपोटोनिक, यानी कि जहाँ पर सॉल्यूट कम है वहाँ से उस चीज़ की तरफ जाता है जहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है। तो वाटर मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यही वाटर की टेंडेंसी है। ठीक है, ये मैं फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, या आप मेरे चैप्टर नंबर आगे 11 के अंदर अब ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया है। तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह डिस्कस किया था इन डिटेल। ठीक है, और याद रखना जहाँ पर हाइपरटोनिक चीज़ होती है ना, जो हाइपरटोनिक चीज़ होती है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या? जो चीज़ हाइपरटोनिक है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, ये लिख लें अपने पास। हाइपोटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, हाइपरटोनिक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, और बेसिकली यही ऑस्मोटिक प्रेशर ही है जो पानी को हाइपोटोनिक वाली जगह से खींच रहा है। जहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वो पानी को अपनी तरफ खींचेगा। तो हाइपरटोनिक में पानी ज़्यादा था, हाइपरटोनिक में पानी कम था। तो हाइपरटोनिक में अगर पानी कम है, जहाँ पर पानी कम होता है यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी कि पानी कम होता है, तो वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है कि पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, पानी को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, ये बात समझ में आई हाइपरटोनिक की। तो वाटर मूव करेगा अगर हाइपरटोनिक से हाइपरटोनिक में, और अगर कोई चीज़ हाइपरटोनिक है तो वो वहाँ से पानी वाटर मूव करेगा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में। ठीक है, और अगर कोई चीज़ हाइपरटोनिक है तो अपने अंदर पानी डालती है, और अगर कोई चीज़ हाइपोटोनिक है तो अपने अंदर से बाहर पानी निकालेगी। ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूँ इस चीज़ को, पहले वेट अ सेकेंड। ओके, तो फिर कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय ऑस्मोरेगुलेटर। बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया है, अब हम रीड करेंगे ना, यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। कि जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं ना, ये वो एनिमल्स होते हैं जो फ्रेश पानी में रहते हैं। तो ये एक एनिमल है और ये यहाँ पर फ्रेश वाटर मौजूद है। जो फ्रेश वाटर होता है वहाँ पर सॉल्यूट कम होता है। तो मैंने क्या कहा था, जहाँ पर सॉल्यूट कम होता है वो कैसा सोल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक होता है। तो बेसिकली फ्रेश वाटर एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जिनका बाहर वाला इन्वायरमेंट कैसा है, हाइपोटोनिक है। देखो ये इनका इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है ना, क्यों हाइपोटोनिक? इसलिए कि वहाँ पर नमक वगैरह, गंदगी वगैरह, सॉल्ट वगैरह कम है, आयंस वगैरह कम है, सोडियम क्लोराइड कम है, तो इनका हाइपोटोनिक है। और मैंने क्या कहा था, हाइपोटोनिक में पानी ज़्यादा होता है, तो हाइपोटोनिक से पानी आना चाहेगा किस में, फ्रेश वाटर एनिमल में। तो बेसिकली फ्रेश वाटर एनिमल को एक मसला ये होता है कि यार वो रहते हैं फ्रेश पानी में। अगर फ्रेश पानी में रहते हैं तो फ्रेश पानी के अंदर उनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है, तो वाटर बाहर से इनके अंदर आने की कोशिश करता है। अगर बहुत ज़्यादा पानी इनके अंदर आएगा तो ख़तरा क्या है कि उनकी बॉडी फट जाएगी स्वेल होकर। तो इनको एक मसला ये होता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता है, और बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होता है तो इनके अंदर, देखो हम इंसान हैं, फॉर एग्जांपल मैं पानी के अंदर चला जाऊँ, आप पानी के अंदर डूब जाएं। जब आप डूब जाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है उससे नुकसान ये भी होता है यार, आपकी बॉडी के अंदर ना सोडियम क्लोराइड और सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन, इनकी एक मखसूस क्वान्टिटी, एक फ़िक्स क्वान्टिटी मौजूद है। अगर ये क्वांटिटी डिसबैलेंस हो जाती है ना, तो हम आगे इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पर क्लोराइड के अंदर या कैल्शियम के अंदर कमी आ जाए तो एक कंडीशन होती है टेटनस। आपको टेटनी हो जाती है, आपकी बॉडी में इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, आपकी बॉडी खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देती है, मसल खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं टेटनी। तो आपकी बॉडी में इन जो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन है, इनका एक कॉन्स्टेंट लेवल होना ज़रूरी है। तो अगर कॉन्स्टेंट लेवल, अब अगर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो ये क्या हो जाएंगे, पहले फॉर एग्जांपल इनकी कंसंट्रेशन बनी हुई थी, अगर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है तो इनकी कंसंट्रेशन में कमी आ जाएगी ना। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने एक गिलास नींबू पानी बनाया हुआ था या एक गिलास आपने नींबू पानी बना लिया, ओके। अब एक गिलास नींबू पानी आपने बना लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने उसके अंदर लेमन डाला और शुगर ऐड किया आपने और ये बना लिया। अब क्या करो कि इस नींबू पानी के गिलास के अंदर
जितना भी आपने लीमू वगैरह डाला था, यानी कि समझो लीमू वगैरह जो है आपका वो सोडियम और क्लोराइड वगैरह है, ठीक है। अब आप क्या करो, इस पानी को डालो एक जग में और उसके अंदर और वाटर ऐड कर दो। अब आप वाटर ऐड कर रहे हो लेकिन लीमू ऐड नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका फीका हो जाएगा, ठीक है, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसी तरह आपकी बॉडी में अगर सोडियम और, हालांकि आपने एक गिलास के अकॉर्डिंग तो ठीक बनाया था ना, इसीलिए आपकी बॉडी में एक मखसूस क्वांटिटी में कैल्शियम, सोडियम वगैरह ये सारे डिफरेंट आयन्स जो है ना, मिनरल्स जो हैं आपकी बॉडी में मौजूद हैं। तो आप क्या करो कि अगर इनके अंदर बाहर से पानी ज़्यादा आना शुरू हो जाए तो फिर नुकसान क्या होगा, अगर इनके अंदर पानी बाहर से ज़्यादा आना शुरू हो जाए, हालांकि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी थे, आपकी बॉडी में जितना पहले पानी था उसके अकॉर्डिंग तो ये ठीक थे, जितना फ्लूइड था उसके अकॉर्डिंग तो ये ठीक थे। अब बिकॉज बाहर से ज़्यादा फ्लूइड आ गया है तो इनकी कंसंट्रेशन आपकी बॉडी में कम हो जाएगी, और अगर कम हो जाएगी तो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे, इवन के मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं, ठीक है। तो अब चलें रीड करते हैं। ये जो फ्रेश वाटर एनिमल हैं, दे हैव एक्सटर्नल हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। इनका बाहर का इन्वायरमेंट कैसा होता है, हाइपोटोनिक होता है, वाइल उनकी बॉडी में जो सॉल्ट्स होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो बाहर का इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है, उनकी बॉडी में एक मखसूस क्वांटिटी है सॉल्ट वगैरह की, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन वगैरह की मौजूद है। तो इनके अंदर वाली चीज़ हाइपरटोनिक है, यानी देखो हालांकि बाहर हाइपोटोनिक है, हमारी हाइपरटोनिक होती नहीं है, बट अगर बाहर से कंपेयर करेंगे, बाहर के मुकाबले में बाहर जो पानी ज़्यादा है ना, और आपकी बॉडी अगर मुकाबला कर रही है बाहर वाले पानी से, तो बाहर पानी ज़्यादा है, आपकी बॉडी में पानी कम है, तो यानी कि आपकी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक है और बाहर क्या है, हाइपोटोनिक है। तो हाइपोटोनिक से पानी हाइपरटोनिक में आता है, और फ्रेश वाटर को प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी बॉडी में पानी ज़्यादा आ रहा होता है, जिससे उनकी सॉल्ट के अंदर भी डिसबैलेंस हो सकता है। तो एक प्रॉब्लम ये है। तो दे हैव हाइपरटोनिक इंटरनल इन्वायरमेंट। इन दिस केस वाटर इंटर द बॉडी बाय एंडोऑस्मोसिस। एक एंडोऑस्मोसिस का मतलब है पानी आ रहा है, लेकिन एंड का मतलब अंदर आ रहा है। तो वाटर इंटर इन दियर बॉडी बाय एंडोऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें पानी फ्लो करता है फ्रॉम, जहाँ पर पानी की कंसंट्रेशन, देखो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा मैं, पानी की कंसंट्रेशन की बात करूँगा, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ से आता है, जहाँ पर पानी कम होता है। तो वाटर इनकी बॉडी में एंटर होना शुरू हो जाएगा बाय एंडोऑस्मोसिस थ्रू दियर ऑर्गन लाइक स्किन के ज़रिए, ठीक है, गिल्स के ज़रिए फिशेज़ हैं तो। और उनकी इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस, इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस क्या था कि यार जितने कैल्शियम ने एक पानी के अंदर अपना एक मखसूस कंसंट्रेशन बनाई हुई थी, अब उनकी जो कंसंट्रेशन बनी हुई थी ना, एक वो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट बनी हुई थी। अब ज़्यादा पानी आने की वजह से बाहर से इनकी ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दिस प्रॉब्लम इज़ रिजॉल्व बाय अब इनके ये क्या करते हैं, अब इनकी बॉडी में क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इनके अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं कि जो जितना ज़्यादा पानी आ रहा है उस ज़्यादा पानी को ये बाहर निकालते हैं, बाहर रिमूव करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं मरीन एनिमल्स की। यार मरीन एनिमल्स वो हैं जो नमकीन पानी में रह रहे हैं। अगर नमकीन पानी में रह रहे हैं तो अगर अब इनकी बॉडी के मुकाबले में बाहर नमक ज़्यादा है, ठीक है, इनकी बॉडी में बाहर नमक ज़्यादा है, यानी कि बाहर वाला जो पानी है वो ज़्यादा नमकीला है इनकी बॉडी के मुकाबले में। तो इफ़ इट इज़ मोर सॉल्टी तो क्या होगा, वो हाइपरटोनिक होगा और इनकी बॉडी हाइपोटोनिक होगी। तो क्योंकि बाहर हाइपरटोनिक है, इनकी बॉडी हाइपोटोनिक है, तो इनकी बॉडी से पानी बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो मसला क्या है कि इनकी बॉडी से पानी बाहर जाने का खतरा है। जब पानी बाहर निकलेगा तो इनको डिहाइड्रेशन हो जाएगी, सेल इनके श्रिंक कर जाएंगे। तो क्या होता है कि दे हैव हाइपरटोनिक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, देयरफॉर दे नीड टू इनटेक और ड्रिंक वाटर। अब क्या करते हैं कि इन्हें डिहाइड्रेशन हो रही होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। जब बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं तो पानी कौन सा पी रहे हैं, नमकीला पानी पी रहे हैं। तो अगर पानी के साथ साथ इनकी बॉडी में नमक ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, तो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ज़्यादा नमक आ रहा है तो इस नमक को निकालना भी तो है ना, वरना नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा और नुकसान हो जाएगा। तो इनकी बॉडी में ना इन जो मरीन एनिमल्स होते हैं, इनकी जो मरीन के ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं, इनकी बॉडी में रेक्टम के अंदर कुछ सॉल्ट ग्लैंड मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, ज़्यादा सॉल्ट को बॉडी से रिमूव करते रहते हैं। इसके साथ साथ इनके गिल्स वगैरह से भी सॉल्ट रिमूव होता रहता है। तो यानी कि इनकी बॉडी में स्पेशल सॉल्ट ग्लैंड है जो कि ज़्यादा नमक को बाहर निकालते रहते हैं जो पानी के साथ साथ आ रहा होता है। they need to intake and drink water, but in this case another problem is that about retaining salt that enter with the water which also imbalance the osmoregulatory component। और इनमें मसला क्या होता है, वही सॉल्ट वाला कि इनकी बॉडी में सॉल्ट रिटेन हो रहा होता है जो कि नुकसानदेह है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल वो हैं जो कि हम इंसान हैं, हम रह रहे हैं एक ज़मीन के ऊपर। हम ज़मीन के ऊपर हमें क्या मसला होता है कि हमें अगर ज़्यादा अगर हम अपनी बॉडी को कंपेयर करें हवा के साथ, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा पानी है एज़ कम्पेयर टू हवा। तो नुकसान क्या है कि अगर बाहर गर्मी ज़्यादा होगी तो हमारी बॉडी के अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा पसीने की फॉर्म में। हमें पसीना आता रहे, बार बार आता रहे, तो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिसको हम पर्सपायरेशन भी कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल अपनी बॉडी के अंदर वाटर रिटेन करते हैं, ठीक है।
while bearing external hot environment they perspire and not only dehydrate but also lose important salt. और अगर ऐसा हो, अब क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल को अपनी बॉडी में पानी बचाना भी होता है, क्योंकि जहाँ ये रह रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा, ठीक है, तो अपनी बॉडी के अंदर इन्हें पानी बचाना भी है और मेंटेन भी करना है। इसके साथ साथ इन्हें इनकी बॉडी में कुछ सॉल्ट भी होते हैं। अगर वो पानी एवोपरेट करेगा पसीने के ज़रिए तो हम पसीना हमारा सॉल्टी होता है, बिकॉज जब जैसे ही हमें वो पसीना आता है उसके साथ साथ सॉल्ट वगैरह भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रहा होता है, तो इनकी बॉडी को सॉल्ट को भी मेंटेन करना होता है। अगर सॉल्ट को मेंटेन नहीं करेंगे तो ऑस्मोटिक बैलेंस ख़राब हो जाएगा। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मसला क्या है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का मसला ये है कि उन्हें अपनी बॉडी में कॉन्स्टेंट वाटर को मेंटेन करना होता है। तो क्या करते हैं, और इसके साथ साथ हॉट इन्वायरमेंट होती है तो इन्हें टेम्परेचर भी मेंटेन करना होता है। खैर ये टेम्परेचर तो हम अगली वाली चीज़ थर्मो रेगुलेशन में डिस्कस करेंगे, हम ऑस्मो रेगुलेशन पे ही रहते हैं। तो हॉट इन्वायरमेंट में क्या होता है, इन्हें ज़्यादा पसीना आता है, अगर ज़्यादा पसीना आएगा तो डिहाइड्रेट हो जाएगी इनकी बॉडी और ज़्यादा सॉल्ट भी लूज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में ऑस्मोटिक डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये सारी प्रॉब्लम्स पढ़ी कि इन एनिमल्स को क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए करते क्या हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। वो एनिमल जो कि मीठे पानी में रह रहे थे उन्हें क्या मसला होता है? ये कौन थे? ये वो थे जिनका बाहर का पानी हाइपोटोनिक था, तो इनकी बॉडी में ज़्यादा पानी आ रहा था जो इनके सॉल्ट को, मिनरल्स को भी डिसबैलेंस कर रहा था, क्योंकि हालांकि पहले मिनरल्स काफ़ी थे इनकी बॉडी के लिए, अब क्योंकि बट अब पानी ज़्यादा आ जाता है तो उस ज़्यादा पानी को कम्पीट करने के लिए इनकी बॉडी में मिनरल्स वगैरह कम पड़ जाते हैं। तो फ्रेश वाटर एनिमल हैव इंटरनल हाइपरटोनिक, इनकी अपनी हाइपरटोनिक होती है, एक्सटर्नल हाइपोटोनिक होती है। तो फ्रेश वाटर फिश फेस द प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मोटिक इनकर्शन ऑफ वाटर। अब मसला क्या होता है कि फ्रेश वाटर फिश जो है उसको मसला ये होता है कि ऑस्मोटिक प्रोसेस के ज़रिए पानी इसकी बॉडी में अंदर आ रहा है, गिल्स के ज़रिए आ रहा होता है, स्किन के ज़रिए आ रहा होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्हें क्या करना होता है कि जो सॉल्ट है इनकी बॉडी में वो भी कम हो रहा होता है, तो इन्हें ये भी ट्राई करना होता है कि अपनी बॉडी से ज़्यादा सॉल्ट लॉस भी ना करें। तो फ्रेश वाटर फिश जो है दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मोटिक इनकमिंग ऑफ वाटर, यानी इनकर्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्किन एंड गिल्स एंड मिनिमाइज द लॉस ऑफ सॉल्ट बाय यूरिन एंड डिफ्यूजन अक्रॉस द गिल्स। अब जो फ्रेश वाटर फिशेज होते हैं ना, जो इनका जो सॉल्ट लूज़ हो सकता है दो तरीक़ों से हो सकता है। हम इंसानों में भी ऐसा ही होता है कि हमारे यूरिन के ज़रिए हमारा सॉल्ट लूज़ हो रहा होता है और हमारे स्वेट के ज़रिए हो रहा होता है। इसके साथ साथ फिशेज़ में जो उनके गिल्स होते हैं, गिल्स के ज़रिए भी सॉल्ट जो है डिफ्यूज़ कर जाता है, इसके साथ साथ यूरिन के ज़रिए भी हो जाता है। अब फ्रेश फिशेज़ पता है क्या करती हैं? फ्रेश फिशेज़ ये करती हैं कि अपनी बॉडी के अंदर सॉल्ट को पहले ऐसे ज़ाया नहीं होने देती, और ज़ाया अगर नहीं होने देती और इनकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा वाटर आ रहा होता है ना, उस एक्स्ट्रा वाटर को अपनी बॉडी से निकालती हैं। कैसे निकालती हैं कि जो इनका यूरिन होता है ना, फ्रेश वाटर फिशेज़ का जो यूरिन पास आउट करती हैं बहुत डाइल्यूट होता है। अब डाइल्यूट का मतलब क्या है? डाइल्यूट का मतलब हाइपोटोनिक की तरह ही है। क्या मतलब कि जो इनका यूरिन पास आउट होगा उसमें पानी ज़्यादा होता है और जो बाकी सॉल्ट वगैरह है, जो इनके मिनरल्स वगैरह हैं वो कम होती हैं। तो क्या करते हैं कि जितना ज़्यादा इनकी बॉडी में पानी आ रहा है उतना ज़्यादा ये डाइल्यूट यूरिन पास आउट करती हैं, ठीक है। तो वाटर का इन्फ्लक्स एंड सॉल्ट का रिमूवल, कि वाटर इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आ रहा है ये भी मसला है, और सॉल्ट का रिमूवल जो है इन्हें ये भी मेंटेन करना है। तो ये कैसे बैलेंस होते हैं? दे आर बैलेंस फ्रॉम द किडनी बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। ये डाइल्यूट यूरिन पैदा करती हैं। ज़्यादा यूरिन ज़्यादा आएगा तो ठीक है, बट कैसा होगा? डाइल्यूट होगा, यानी कि वहाँ पर यूरिया वगैरह सॉल्ट वगैरह कम होंगे, पानी ज़्यादा ज़ाया हो रहा होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इनके अंदर जो फिल्ट्रेशन रेट होता है किडनी का वो हाई होता है। फिल्ट्रेशन रेट हाई का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा वाटर फ़िल्टर कर रही होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उससे वाटर जा रहा होता है और बाकी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो रही होती हैं। तो फ्रेश वाटर हैबिटेट की जो फिशेज़ हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनका फिल्ट्रेशन रेट जो किडनी का होता है वो हाई होता है, एंड दे आर स्पेशलाइज्ड टू एक्टिवली रीअब्जॉर्ब सॉल्ट। उनकी किडनी के अंदर और उनके गिल्स के अंदर ये प्रोसेस होता है, ख़ास बात होती है कि क्या करते हैं कि सॉल्ट जो कि लॉस हो सकता है, ठीक है, सॉल्ट जो कि ज़्यादा यूरिन पास आउट होने की वजह से लॉस हो सकता है और गिल्स के ज़रिए भी बाहर जा सकता है, ये उसको अपनी बॉडी में रीअब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। ये स्पेशल प्रोसेस के ज़रिए हाई फिल्ट्रेशन रेट है, सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब कर रही हैं। फिर क्या करती हैं? दे सेंड देम बैक इनटू द ब्लड। सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में वापस भेज देती हैं। तो फिर क्या होता है? सॉल्ट की कमी नहीं होती। वरना क्या होता है कि इतना ज़्यादा पानी अंदर आ रहा है कि सॉल्ट की कमी हो सकती है, पर जितना पानी अंदर आ रहा है उतना बाहर जा रहा है डाइल्यूट यूरिन के ज़रिए, बिकॉज ऑफ हाई फिल्ट्रेशन रेट अकरिंग इन द किडनी। जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, उनके गिल्स के अंदर और उनकी स्किन के अंदर, कॉल्ड आयोनोसाइट्स। तो आपने याद रखना है जो फ्रेश वाटर फिशेज़ हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं उनके गिल्स के अंदर और स्किन के अंदर, जिनको हम आयोनोसाइट्स कहते हैं, विच एक्टिवली एक्सट्रैक्ट, जो कि
एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए, यानी कि जो एनर्जी लगाते हैं एटीपी यूज़ करके, ये जो आयोनोसाइट्स होते हैं ना, ये एटीपी यूज़ करके सोडियम को, क्लोराइड को और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते रहते हैं बाहर से, ताकि इनकी बॉडी में पानी जो इतना ज़्यादा अंदर आ रहा था ना, उस ज़्यादा पानी अंदर आने की वजह से, क्योंकि उनकी बॉडी में नुकसान, ये खदशा होता है, एक नुकसान, एक डर होता है कि सोडियम वगैरह और जितने भी ये क्लोराइड आयन वगैरह हैं, कैल्शियम आयन है, कम हो जाएंगे। तो पता है क्या करते हैं, इन आयोनोसाइट्स के ज़रिए, स्पेशल सेल्स के ज़रिए बाहर से इन सारे आयन्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते रहते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी एनर्जी लगा के। और इसके साथ साथ अपनी बॉडी से हाइड्रोजन आयन को और बेसिक आयन को निकालते रहते हैं फॉर एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड। क्या करते हैं, ज़्यादा सोडियम, क्लोराइड और कैल्शियम अंदर लाते हैं, और प्रोटॉन वगैरह, देखो जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में H+ आयन होंगे उतनी आपकी pH कम हो जाएगी और आपकी एसिडिटी हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं कि ये अपनी एसिडिटी को कम करने के लिए H+ आयन को भी रिलीज़ करते रहते हैं और बाइकार्बोनेट वगैरह को भी मेंटेन करते हैं विद इन नॉर्मल रेंज। ठीक है, इससे क्या होता है, बॉडी के अंदर एक कॉन्स्टेंट बॉडी फ्लूइड मेंटेन रहता है। तो अब बात करते हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन मैरीन वाटर हैबिटेट। अब वो जानवर, ख़ास तौर पे वो फिशेस जो कि एक मैरीन वाटर के अंदर रहती है। मैरीन वाटर क्या होगा, ऐसा वाटर जो ज़्यादा सॉल्टी होगा उनके मुकाबले में। ठीक है, यहाँ से अगर पहले हम पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको मैं वहाँ पैराग्राफ में डिस्कस करूँगा। जो मैरीन वाटर वाली फिशेस होती हैं, इनको मसला क्या होता है कि इनका जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है अब वो हाइपरटोनिक है। देखो मरीन है ना, अगर मरीन है तो बाहर नमक ज़्यादा होगा, इनकी बॉडी में नमक कम होगा। अब खुद देखो ना कि समंदर में कितना नमक होता है और एक बेचारी छोटी सी मछली के अंदर कितना नमक होगा। तो इनका बाहर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होता है, इनकी बॉडी क्या होती है, हाइपोटोनिक। तो हम क्या पढ़ते हैं कि हाइपोटोनिक से पानी बाहर जाता है हाइपरटोनिक में। अब क्या करती हैं कि इस कमी को पूरा करने के लिए अब इनकी बॉडी से पानी बाहर निकल रहा होता है। अब जो पानी बाहर निकल रहा है इनकी बॉडी से, ये क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, ज़्यादा मतलब गिल्स के ज़रिए पानी ज़्यादा आएगा, मुंह के ज़रिए पानी ज़्यादा लेंगे। तो पानी इनकी बॉडी में ज़्यादा आएगा तो नमक भी पानी के साथ आ जाएगा, पानी भी ज़्यादा आएगा, नमक भी ज़्यादा आएगा। नमक ज़्यादा आएगा ना, उसमें कुछ नमक तो है वो गिल्स के ज़रिए ज़ाया हो जाता है। उसके साथ साथ बाकी जो नमक है ना, वो जो ये जो यूरिन पास आउट करती है ना, देखो अब देखो ये रह रही हैं अब किस में, हाइपरटोनिक वाले में, और इनकी बॉडी है हाइपोटोनिक। अब इनको क्या करना है, अब पानी बचाना है। अगर पानी बचाना है और इतना ज़्यादा सॉल्ट जो आ रहा है उसको भी निकालना है, तो इनका जो यूरिन होता है वो होता है कंसनट्रेटेड यूरिन। कैसा, कंसनट्रेटेड यूरिन, CONC। जो इनका यूरिन होता है कंसनट्रेटेड होता है, कंसनट्रेटेड के साथ साथ कम भी होता है। एक तो जो यूरिन पास आउट करेंगे बहुत डार्क होगा, बहुत कंसनट्रेटेड होगा, इसके साथ साथ क्वांटिटी में भी कम होगा। क्यों, क्योंकि आप ज़्यादा यूरिन पास आउट करेंगी तो इनकी बॉडी में जो बचा कुचा पानी है वो भी निकल जाएगा ना, क्योंकि वैसे ही इनकी बॉडी से पानी बाहर निकल रहा है, बिकॉज ये हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में रह रही हैं। और हाइपरटोनिक में क्या होता है, जो अंदर वाला पानी होता है वो बाहर चला जाता है। तो क्या करती हैं, द गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द फूड, इसके साथ साथ गेन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट आयन बाय ड्रिंकिंग सी वाटर। जब ज़्यादा सब कुछ अंदर आ जाएगा तो इनकी बॉडी से जो सॉल्ट होता है वो गिल्स के ज़रिए भी निकल जाता है, और इसके साथ साथ ऑस्मोटिक वाटर लॉस। अब इनकी गिल्स के ज़रिए ना सिर्फ सॉल्ट निकल रहा होता है बल्कि वाटर भी जा रहा होता है और पूरी बॉडी सरफेस से वाटर जा रहा होता है। रीज़न क्या है, देखो बाहर वाला है हाइपरटोनिक, तो इनकी बॉडी से गिल्स के ज़रिए और स्किन के ज़रिए पानी बाहर लॉस हो रहा होता है, जिससे ये डिहाइड्रेटेड हो सकती हैं। तो फिर करती क्या है, लेट्स डिस्कस हियर। उसको डिहाइड्रेशन से बचने के लिए फिर ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करती हैं, फिर नमक भी ज़्यादा आता है। फिर जो ज़्यादा नमक आता है वो कुछ इन सॉल्ट्स के एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट थ्रो गिल्स हो जाता है, और बाकी जो है एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट आयन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर थ्रो स्कैंटी यूरिन फ्रॉम द किडनीज। यानी कि इनका जो फिल्ट्रेशन रेट है वो कम होगा। फिल्ट्रेशन जितनी स्लो होती है ना उतनी अच्छी होती है, जो काम जितना स्लो होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो जितनी स्लो फिल्ट्रेशन होगी उतना ज़्यादा वो क्या करेंगी, नमक वगैरह और वो बॉडी से गंदगी वगैरह निकाल देंगी। तो ऑस्मोरेगुलेशन डिस्कस करते हैं इन मरीन हैबिटेट वाले में कि मरीन एनिमल नीड टू रिटेन वाटर इन देयर बॉडी फॉर देयर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। मरीन एनिमल्स को क्या होता है कि उन्हें पानी बचाना होता है। क्यों, क्योंकि बाहर जो पानी है वो हाइपरटोनिक है और इनकी बॉडी की टेंडेंसी है कि अंदर का पानी बाहर जाएगा, तो ये पानी इन्हें बचाना होता है अपनी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। दे हैव अ हायर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर इन देयर ब्लड देन देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इनके ब्लड के अंदर, इनके बॉडी के अंदर जो वाटर की कंसनट्रेशन है ना वो बाहर के मुकाबले में ज़्यादा है। अब देखो मैं वाटर की कंसनट्रेशन बात कर रहा हूँ, क्वांटिटी नहीं कह रहा। पूरे समंदर में पानी बहुत ज़्यादा होता है, पर वो पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा उन सोडियम आयन्स और क्लोराइड आयन और नमक के साथ मिक्स होता है। उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत वो नमकीन पानी होता है। जितना सॉल्टी होगा उतना वो हाइपरटोनिक होगा। ठीक है, तो हालांकि इनकी बॉडी का जो पानी है पानी ज़्यादा होता है, बट उस
के अंदर जो पानी के अंदर सॉल्ट वगैरह हैं वो कम होते हैं। तो पानी की जो कंसनट्रेशन है ना, वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। ये बात कंसनट्रेशन सॉल्यूट की बात नहीं कर रहा मैं, वाटर की। तो मरीन वाले जो एनिमल्स हैं इनके अंदर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है देन देयर इन्वायरमेंट। सो इन टेंडेंसी क्या होती है कि अंदर अगर पानी ज़्यादा है तो हम क्या कहते हैं कि पानी जहाँ ज़्यादा होता है क्वांटिटी में, वहाँ से पानी ज़्यादा होता है जहाँ पर किसमें पानी की कंसनट्रेशन के मुकाबले में पानी की कंसनट्रेशन जहाँ ज़्यादा होती है पानी वहाँ से जाता है लेस कंसनट्रेशन वाले पानी की, जहाँ लेस कंसनट्रेशन होती है वहाँ। या फिर इसको उल्टा कहना चाहो तो पानी हाइपरटोनिक में जाता है, हाइपोटोनिक से जहाँ साफ़ होता है वहाँ से जाता है जहाँ पर नमकीन वगैरह होता है वहाँ पर। तो अब पेपर में आप नमकीन तो लिखने नहीं वाले, तो आपने ये लिखना है कि वाटर मूव फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ इट्स हायर कंसनट्रेशन, जहाँ पर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से जाता है, जहाँ पर उसकी कंसनट्रेशन लो है वहाँ जाता है, ठीक है। सो दे डू नॉट गेन वाटर लाइक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू देयर एक्सटर्नल हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, सो दे इंटेंड टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड डाइजेस्ट इट्स सॉल्ट हार्डर देन फ्रेश वाटर सॉल्ट। अब देखो जो फ्रेश वाटर फिशेज़ होती हैं उनके अंदर पानी बाहर से अंदर आ रहा होता है बिकॉज उनका इन्वायरमेंट होता है हाइपरटोनिक, और पानी हमेशा हाइपरटोनिक से हाइपरटोनिक में आ रहा होता है, और वहाँ की फिशेज़ कैसी होती हैं, हाइपरटोनिक होती हैं। लेकिन हमारी ये वाली फिशेज़ तो हाइपरटोनिक हैं, तो इनके अंदर से पानी बाहर जा रहा है और इनके अंदर पानी वैसे आ नहीं रहा। तो ये क्या करती हैं, दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। अगर ड्रिंक बहुत ज़्यादा करेंगी इनके साथ नमक भी बहुत ज़्यादा आएगा, बट जो नमक आएगा ये उसकी डाइजेशन करती हैं। इन मरीन टेलियोस बोनी फिशेज, जो मरीन की बोनी फिशेज होती है ना, इनके जो गिल्स होते हैं, किडनी होती है और जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, दे आर इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग द बॉडी फ्लूइड बैलेंस एज द मेन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। तो जो पेपर में आता है कि टेलियोस के बारे में आप बताएं, जो टेलियोस होते हैं, ठीक है, या टीलियोस कह लो, बोनी फिशेज जो है मरीन के अंदर रहती हैं, उनके गिल्स ख़ास बने हुए होते हैं जहाँ से सॉल्ट रिमूव हो जाता है, और इनकी किडनी है और उनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, यहाँ पे डाइजेशन होती है, वहाँ पर सॉल्ट की बहुत अच्छी डाइजेशन हो जाती है। जब सॉल्ट की डाइजेशन हो जाती है तो सॉल्ट यूरिन के ज़रिए बाहर पास आउट हो जाता है। तो किडनी वेल डेवलप होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक बहुत अच्छा होता है, और गिल्स के ज़रिए भी ये सारा काम हो रहा होता है ऑस्मो रेगुलेटरी वाला। तो दीज फिशेस कैन डाइजेस्ट मरीन सॉल्ट, ये उन सॉल्ट को डाइजेस्ट कर सकती हैं और अपने ब्लड में डाल देती हैं पानी के साथ साथ। और जो एक्सेसिव सॉल्ट होते हैं ना, दे आर एक्सट्रैक्टेड एंड रिमूव बाय स्पेशल रेक्टल ग्लैंड। जो अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसके अंदर एक एरिया होता है रेक्टम, इस लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है। तो जो एक्सेसिव सॉल्ट होता है ना, वो रिमूव हो जाता है बाय रेक्टम के ग्लैंड इन द इंटेस्टाइन एंड सॉल्ट ग्लैंड इन गिल्स। तो इनकी गिल्स के अंदर सॉल्ट ग्लैंड होते हैं और इनके रेक्टम जो होता है, रेक्टम के अंदर कुछ खास ग्लैंड्स होते हैं, उनके ज़रिए भी, रेक्टल ग्लैंड्स के ज़रिए भी सॉल्ट रिमूव हो जाता है। दीज फिशेज रीअब्जॉर्ब वाटर, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब वहाँ पे यूरिन बन रहा होता है, सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब नहीं करती तो क्या होता है, वाटर बच जाता है, बट सॉल्ट ज़्यादातर एक्सक्रीड हो जाता है, थोड़ा सा सॉल्ट रिटेन कर लेती हैं, ज़्यादातर एक्सक्रीड हो जाता है, ठीक है। सॉल्ट ज़्यादा एक्सक्रीड हो जाता है, और जो यूरिन होता है ना, उसमें सॉल्ट ज़्यादा होता है, पानी कम होता है, और यूरिन जो निकल भी रहा होता है बहुत कम निकल रहा होता है, और जो जितना निकल रहा होता है उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो दीज फिशेज रीअब्जॉर्ब वाटर सम सॉल्ट, वाटर को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करती हैं, थोड़े से सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करती हैं, क्योंकि इन्हें भी कुछ ना कुछ सॉल्ट आइंस वगैरह तो चाहिए ना। और जो ज़्यादातर क्या करती हैं, एक्सेसिव सॉल्ट को रिमूव कर देती हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है कि दे एक्सक्रीट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, जो यूरिन इनसे निकलता है कम है। देखो अगर ज़्यादा यूरिन पास आउट करेंगी तो इनकी बॉडी का पानी कम हो जाएगा। तो ये यूरिन जो है इनका स्कैंटी होता है, कम होता है, इनका यूरिन ज़्यादा होता है। अगर मैं डिफरेंस बताऊँ तो फ्रेश वाटर फिशेज़ का यूरिन ज़्यादा होता है, मरीन वालों का यूरिन कम होता है। फ्रेश वाटर फिशेज़ में जो किडनी का फिल्ट्रेशन रेट है वो तेज़ है, मरीन वालों में स्लो है। फ्रेश वाटर फिशेज़ के जो बॉडी के अंदर वाला इन्वायरमेंट होता है वो हाइपरटोनिक होता है, बाहर वाला हाइपोटोनिक होता है, तो इनकी बॉडी में पानी बहुत ज़्यादा इंटर हो रहा होता है। इनका अंदर वाला हाइपोटोनिक होता है, बाहर वाला हाइपरटोनिक होता है, तो इनकी बॉडी से पानी बाहर जा रहा होता है। ये 3 डिफरेंस हो गए। फिर इनके रेक्टम के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो सॉल्ट को रिमूव करते हैं। इनके रेक्टम के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स नहीं होते, बल्कि ये सॉल्ट को रिटेन करते हैं, ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं करते। इनका यूरिन कैसा होता है, कंसनट्रेटेड होता है और कम होता है, इनका डाइल्यूट होता है और ज़्यादा होता है, ठीक है। ये डिफरेंस है। और इसके साथ साथ सॉल्ट रिमूव करने के साथ साथ इनकी बॉडी से जो डाइवेलेंट आयन होते हैं ना, वो आयन जिनके ऊपर डबल चार्ज हो, लाइक मैग्नीशियम आयन, सल्फेट आयन, और जो यूनिवेलेंट आयन है, सोडियम क्लोराइड वगैरह, ये भी किडनी से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, यूरिन के ज़रिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात भी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, वो एनिमल जो कि ज़मीन पे रहते हैं, उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है।
टेरेस्ट्रियल एनिमल लिव इन मॉडरेट टू एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑन लैंड। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं वो ऐसी जगह रहते हैं कि कहीं कहीं पर तो उन्हें मॉडरेट कंडीशन मिलती है, यानी कि ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा ड्राई कंडीशन भी नहीं है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है और उन्हें पानी भी मिल जाता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, यानी कि डेजर्ट वगैरह, ठीक है। And some are immensely exposed to scorching sun and temperature, face the problem of dehydration like in desert, while other live in moderate environment, but all of them need to conserve water। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं इन्हें पानी बचाना होता है। तो पानी किस किस को बचाना है? टेरेस्ट्रियल एनिमल को भी पानी बचाना है और मरीन हैबिटेट की जो फिशेस हैं उनको भी पानी बचाना है। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है इन्हें पानी बचाना होता है ताकि इनकी बाहर वाली जो इन्वायरमेंट होती है, जो हवा है वहाँ पे पानी कम है ना आपकी बॉडी के मुकाबले में, तो क्या होता है कि आपकी बॉडी से पानी बाहर निकल सकता है, ज़ाया हो सकता है। तो आपकी बॉडी को पानी बचाना होता है और अपनी उनकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट वगैरह हैं उन्हें भी बचाना होता है, उन्हें मेंटेन करना होता है नॉर्मल कंसंट्रेशन के अंदर। अब क्या करते हैं, अब ख़तरा क्या होता है? ख़तरा ये होता है कि दीज ऑर्गेनिजम्स कैन लूज़ वाटर फ्रॉम देयर स्किन, इंटेगुमेंट कहते हैं स्किन को, एक्सक्रीट कर सकते हैं ज़्यादा वाटर अपनी यूरिन के ज़रिए, और एक्सेल यानी कि जो सांस ले रहे होते हैं उसके ज़रिए भी पानी ज़ाया हो सकता है। तो नुकसान क्या है? जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनको मसले मसाइल ये होते हैं कि इनकी बॉडी से पानी ज़्यादा ज़ाया हो सकता है। किसके ज़रिए ज़ाया हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी स्किन से पसीने के ज़रिए, एक्सक्रीशन के ज़रिए, यानी कि एक्सक्रीशन पसीने के ज़रिए भी हो रही होती है और फीसिस के ज़रिए और यूरिन के ज़रिए भी, जो सांस ले रहे होते हैं उसके ज़रिए भी वाटर वेपर्स हमारे मुंह से बाहर निकल रहे होते हैं। अगर ऐसा होता रहा तो फिर क्या होगा? बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा वाटर का, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर, हम भी टेरेस्ट्रियल एनिमल है ना, कुछ इंपॉर्टेंट अडेप्टेशंस आ जाती हैं जो कि हम इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं। तो अगर पेपर में आए कि हाउ डू द ऑस्मोरेगुलेशन अकर इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो हम बोलेंगे द प्रॉब्लम विच इज़ फेस बाय देम इज़ दैट दे कैन लूज एक्सेस वाटर फ्रॉम देयर बॉडी ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन द सराउंडिंग, और जब सराउंडिंग का हाई टेम्परेचर होगा तो फिर क्या होगा? एक्सेस वाटर लॉस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है। तो फिर अडेप्टेशंस क्या होती हैं? अडेप्टेशंस ये होती हैं, हमारी स्किन जो है ना उसके ऊपर एक ख़ास स्किन है हमारी स्किन के ज़रिए ना पानी, पसीना तो आता है, वो अलग चीज़ है, पसीना आना बहुत कम, अगर हमारी बॉडी में पानी होगा तो ही पसीना आएगा, वरना हमारी स्किन के ऊपर केराटिन की लेयर मौजूद होती है जो कि पानी को एवोपरेट नहीं होने देती हमारी बॉडी से। वरना अगर पसीने के अलावा भी आपकी बॉडी से पानी उड़ जाता गर्मी की वजह से, जिस तरह समंदर का पानी या कोई बाहर का पानी होता है वो एवोपरेट हो जाता है, आपकी बॉडी से पानी एवोपरेट हो जाता, बट आपकी स्किन के ऊपर केराटिन सेल्स होते हैं, केराटिन सेल्स की लेयर होती है जो इसको बचाती है। इसी तरह जो आर्थ्रोपोड होते हैं ना, उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कि उनकी बॉडी के बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, वो काइटिन से और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। और इन काइटिन और कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक्सोस्केलेटन है जो आर्थ्रोपोड में पाया जाता है, इसकी वजह से भी पानी ज़्यादा लॉस नहीं होता। तो these adaptations are related to preventing the removal of water from their skin or body covering, not losing much water by excretion, and maintaining the osmotic balance of body fluid by metabolic activities within the body। तो क्या क्या होते हैं adaptations? ये हैं कि उन्हें पानी अपनी बॉडी से भी रिमूव नहीं होने देना, बॉडी कवरिंग के ज़रिए, इसके साथ एक्सक्रीशन के ज़रिए भी ज़्यादा पानी रिमूव नहीं करना, और ऑस्मोटिक बैलेंस को भी मेंटेन करना है अपनी बॉडी में, ठीक है। टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द स्किन, वाटर लॉस को स्किन से बचाने के लिए दे डेवलप वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग एज एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी के ऊपर वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग आ जाती है जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, जो कि केराटिन से, काइटिन से एंड कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, तो एनिमल प्रोड्यूस एक्सक्रीटरी वेस्ट विच रिक्वायर स्मॉलर अमाउंट ऑफ वाटर। अब ये एनिमल जो होते हैं ना, ये ऐसा वेस्ट निकालते हैं जिससे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हम आगे एक्सक्रीशन में ये बात डिस्कस करेंगे कि जो एक्सक्रीशन होती है उनमें जो वेस्ट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जो अमोनिया होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा, अमोनिया गैस है, उसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई एक ऐसा जानवर है जो अमोनिया पैदा कर रहा है तो उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी मौजूद होगा तभी अमोनिया पैदा कर रहा है। तो इसीलिए जो जानदार ज़मीन पर रहते हैं वो अमोनिया पैदा नहीं करते, बल्कि उनकी बॉडी से यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीशन होती है यूरिक एसिड को, क्योंकि पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। एंड दे कंजर्व वाटर थ्रू एफिशिएंट, और जो यूरिक एसिड तो निकल रहा होता है यूरिन के ज़रिए निकल रहा होता है, फीसिस के ज़रिए भी निकल रहा होता है, बट ज़्यादा यूरिन के ज़रिए निकल रहा होता है। जब यूरिन के ज़रिए यूरिक एसिड निकल रहा होता है तो किडनी के अंदर ही यूरिन बनता है, तो किडनी के अंदर ही इस वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि आपके यूरिन के ज़रिए वाटर ज़्यादा ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। सम एनिमल लाइक कैमल एंड कैंगरू रैट, इनके अंदर ख़ास बात होती है, क्या होती है कि ये ज़्यादा फ़ैट वाली डाइट लेते हैं। तो इनकी ज़्यादा फ़ैट वाली डाइट होती है, जब ये फ़ैट टूटता है, जब फ़ैट की ऑक्सीडेशन होती है सेल्स के अंदर, तो सेलुलर ऑक्सीडेशन जो होती है ना आपके फ़ैट की, किसके अंदर? कैमल के अंदर, कैंगरू रैट के अंदर। तो इस ऑक्सीडेशन की वजह से भी इनकी बॉडी में फ़ैट को तोड़ने की वजह से पानी बन जाता है।
और जो पानी जो है इस प्रोसेस के जरिए जो बनता है, इससे इन्हें काम आता है, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए, मेटाबॉलिज्म के ज़रिए इनकी बॉडी में पानी मिल रहा होता है। इनको कमी पानी की थी और अगर पानी मिल रहा है मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, दैट इज़ वेल एंड गुड। तो इन द एब्सेंस ऑफ इन्वायरमेंट वाटर दे गेट इट थ्रू मेटाबॉलिक वाटर। एंड हाउ दे गेट मेटाबॉलिक वाटर? बाय ब्रेक डाउन ऑफ फैट एंड अदर कंपाउंड ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज अ बाय प्रोडक्ट, यानी कि बाय प्रोडक्ट के तौर पे जो मेटाबॉलिज्म हो रही है उसमें इनको वाटर मिल जाता है, जिसके ज़रिए अपने आप को ये मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा है, मैं इसे रीड आउट कर दूँ और इंशाल्लाह टॉपिक कवर हो जाएगा कि ऑस्मो कन्फर्मर्स जो हैं एक और ग्रुप है। अब क्या होता है ऑस्मो कन्फर्मर्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा कि इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है इट इज़ आइसोटोनिक टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जितनी बाहर वाली इन्वायरमेंट है वैसी है। तो अगर पता क्या होता है, अगर बाहर बहुत ज़्यादा सॉल्ट है अंदर भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो जाएगा, बाहर बहुत ज़्यादा यूरिया है अंदर भी बहुत ज़्यादा यूरिया हो जाएगा और ये नुकसानदेह होता है। बट ऑस्मो कन्फर्मर्स के अंदर ख़ास बात होती है कि इनकी बॉडी में मौजूद होता है यूरिया तो है, बहुत ज़्यादा यूरिया तो है, बट उसके साथ साथ मौजूद है TMAO, दैट इज़ ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड इन देयर ब्लड। और ये क्या करता है, ये आपके यूरिया की वजह से और ज़्यादा नमक की वजह से आपकी बॉडी को नुकसान नहीं होने देता। तो अगर पेपर में आ जाए कि व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड एक्यूमुलेट इन द टिश्यू एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रोटीन डीस्टेबल करने वाले इफेक्ट ऑफ यूरिया। फॉर एग्जांपल शार्क के अंदर होता है, मरीन इन्वर्टिब्रेट लाइक इकानोडम्स के अंदर होता है, स्टारफिश मसल्स के अंदर, मरीन के क्रैब्स के अंदर, लॉबस्टर्स, जेलीफिश एंड एस्कीडियंस आर ऑस्मो कन्फर्मर्स। तो आपको ऑस्मो कन्फर्मर्स के नाम भी पता होने चाहिए। तो ज़्यादा जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो होते हैं। अब यहाँ पर पता है लिखा नहीं हुआ, और मैं आपको बता दूँ कि जो कुछ ऐसी फिशेस होती हैं जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होती हैं और वो मरीन वाटर में रहती हैं। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं, मरीन वाटर में रह रही हैं, तो यानी कि इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा नमक आ जाता है। उस नमक को बैलेंस करने के लिए, ताकि वो नमक से आपको नुकसान ना हो, और क्योंकि अगर ज़्यादा नमक होगा तो ज़्यादा प्रोटीन होंगे तो यूरिया भी पैदा हो जाएगा और यूरिया का भी ज़्यादा नुकसान ना हो। तो यूरिया के इफेक्ट से बचने के लिए उनकी बॉडी में ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड होता है, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाई सॉल्ट इन देयर बॉडी एंड हाई यूरिया। ठीक है। तो ट्राईमिथाइल अमाइन ऑक्साइड इज़ प्रोटेक्टिव बिकॉज इज़ प्रोटेक्ट फ्रॉम द प्रोटीन डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑफ यूरिया। और कहाँ पर होता है? ये शार्क के अंदर होता है और मरीन इन्वर्टिब्रेट लाइक इकानोडम्स के अंदर पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक। आई नो बहुत लेंथी टॉपिक था, बट मैंने एक ही लेक्चर के अंदर अपलोड किया है। मैं फेडरल में ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका था, बट आई गेस के मैं यहाँ से भी करा दूँ, और इसीलिए मैंने यहाँ से कवर कराया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो वेयर वी विल बी स्टार्टिंग अ प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन के साथ, देन एक्सक्रीशन के बाद वी विल मूव ऑन टू अनदर टॉपिक दैट विल बी यूरिनरी सिस्टम ऑफ मैन, जिसमें किडनी को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।